अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप, जिसके अंदर अब ध्यान रखना आपके 4 चैप्टर है पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप का फर्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास में वो है बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। सेकंड जो है उसमें एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, यानी जब कोई नया पार्टनर बिजनेस पे आएगा तो क्या होगा, ध्यान इधर सबका। थर्ड पॉइंट है हमारे पास रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, यानी कि जब कोई पार्टनर फर्म छोड़ के चला जाता है तो क्या होगा। और फोर्थ पॉइंट है हमारे पास में डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, यानी कि समापन व्यवसाय का। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे और ये जो सारे चैप्टर्स है ना ये आपस में इंटर रिलेटेड है, यानी कि अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझोगे तो आपको एडमिशन समझ में आएगा। अगर एडमिशन आपको अच्छे समझ में आ गया तो रिटायरमेंट बहुत ईजी है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर जो हैं ये 70% सिमिलर है। यानी अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से कवर कर लिया तो डेफिनेटली रिटायरमेंट आप कवर कर लोगे, ठीक है। और फिर लास्ट में बचता हमारे पास में फोर्थ चैप्टर डिसोल्यूशन, ये भी अगेन ईजी है। टोटल मिलाकर हमारे पास 25 मार्क्स की ये पार्टनरशिप है, 25 नंबर की। तो जिन बच्चों को सिर्फ पास होना है वो अगर सिर्फ पार्टनरशिप भी करके जाए तो भी आराम से हो सकते हैं, ठीक है। इतना वेटेज रखते हैं सारे चैप्टर, और अगेन अगर अच्छे से पढ़ोगे तो सबसे इजी चैप्टर यही है आपके बुक में, ठीक है। तो अब देखो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करें वो बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले जाने से पहले अपन देखते हैं पार्टनरशिप होती क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर अपन देखें तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मीन्स 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे, मिलकर एक बिजनेस चलाएंगे, एक व्यवसाय चलाएंगे, और उस व्यवसाय से या बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट या फिर लॉस, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसे आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और उनके डिस्ट्रीब्यूट करने का एक रेशियो होगा जिसे हम बोलते हैं प्री डिटरमाइंड रेशियो। प्री डिटरमाइंड रेशियो जिसे हम हिंदी में कहें तो पूर्व निर्धारित अनुपात। जैसे मैंने कहा 3 जने हैं, 3 जनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, ए, बी और सी, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा लगाया, और पैसा लगाते वक्त इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि जो भी हमारे बिजनेस से प्रॉफिट या लॉस होंगे उसे हम एक रेशियो में बांटेंगे। रेशियो का मतलब हो सकता है तीनों इक्वली बांट ले, या हो सकता है ए कह रहा है मैं बिजनेस के अंदर ज्यादा काम करूंगा, एक्टिव रह के काम करूंगा, तो हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो ये भी हो सकता है। इसका मतलब समझते हो, बी को और सी को 1-1 मिलेगा, जबकि ए को उन सबका डबल मिलेगा, ठीक है। हो सकता है इनका रेशियो ये हो जाए 3:1:1, हो सकता है इनका रेशियो हो जाए 3:2:1, तो रेशियो कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है जब ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो किस रेशियो में इन्होंने बात करी थी स्टार्ट करते वक्त कि हमारा रेशियो क्या होगा, क्लियर है। तो ये जो रेशियो है ये प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से डिसाइडेड होता है। कई लोगों के दिमाग में आता है सर प्रॉफिट एंड लॉस बराबर बांटते हैं, बराबर कभी नहीं होगा, ठीक है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं जब बराबर होता है बाकी हमेशा क्वेश्चन आपको बताएगा कि किस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पार्टनरशिप मींस 2 और मोर पर्सन्स, 2 और 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस एक्टिविटीज चलाएंगे। बिजनेस एक्टिविटीज का मतलब है बाहर से गुड्स परचेज करेंगे, माल खरीदेंगे, फिर वापस माल बेचेंगे, ठीक है, ये हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज होती है। उससे या तो इनको प्रॉफिट होगा या इनको लॉस होगा। प्रॉफिट है तो भी ये क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्री डिटरमाइंड रेशियो में क्या करेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, बांट लेंगे। बस यही होती है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का मतलब शॉर्ट में अगर समझे 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। क्या एक आदमी मिलकर पार्टनरशिप चला सकता है क्या, नो। एक सिंगल पर्सन कभी भी पार्टनरशिप नहीं चलाएगा। सिंगल पर्सन जिस बिजनेस को चलाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर। अगर आपको याद हो, अगर आपने पढ़ा हो 11th क्लास के अंदर टाइप्स ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के प्रकार, जिसमें हम पढ़ते तो सोल प्रोप्राइटर, हिंदी में कहें तो एकल व्यवसाय, ठीक है। इसके बारे में भी पढ़ना जरूरी है पार्टनरशिप से आने से पहले। क्या होता है सोल प्रोप्राइटर, होता क्या है, बिजनेस में एक सिंगल आदमी होगा जो पूरे बिजनेस को चलाएगा। जो भी प्रॉफिट होंगे सारे इसके होंगे। अगर लॉस हुआ तो भी ये बियर करेगा, उसको भुगतेगा, उसको वहन करेगा। पूरे के पूरे बिजनेस का मैनेजमेंट कौन चलाएगा, एक सिंगल पर्सन। पूरे बिजनेस को कंट्रोल कौन करेगा, एक सिंगल पर्सन, ठीक है। तो ऐसा बिजनेस जहां पर एक सिंगल ओनर होगा, सिंगल पर्सन बिजनेस को मैनेज करेगा, सिंगल पर्सन कंट्रोलिंग करेगा, पूरे बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस भी किसके होंगे, सिंगल उसके होंगे, उसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। अगर आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को चलाते हो तो इस बिजनेस की कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ इसकी कमियां होती है। बता सकते हो क्या क्या कमी हो सकती है। आपने एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, हमने एक दुकान स्टार्ट कर दी, ठीक है, एक पर्सन ने मिलकर। यस, वेरी गुड। सबसे पहली कमी क्या हो सकती है,
कैपिटल। अगर ये पर्सन अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहे तो इसके सामने सबसे पहली प्रॉब्लम जो फेस होने वाली है वो है मनी। एक अकेला आदमी कितने पैसे का अरेंजमेंट कर सकता है? लिमिटेड। वो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड से उधार ले सकता है। बैंक से अगर वो लोन लेने जाए तो बैंक इसको ज्यादा पैसा नहीं देती है लोन में। बताओ क्यों? क्योंकि सिंगल पर्सन है, सिंगल अकेला बिजनेस चला रहा है। बैंक को लग रहा है अगर पैसा डूब गया तो सारा का सारा लॉस है, ये तो कल को हाथ खड़े कर देगा। ठीक है, तो लिमिटेड अमाउंट इसको लोन देती। तो सबसे पहली कमी थी बिजनेस जैसे इसका इंक्रीज होगा तो सबसे पहले लिमिटेशंस क्या हो गई इसके सामने? कमी आ गई। एक तो पैसे की कमी, जिस रीजन से अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं सकता। दूसरी इसके सामने जो प्रॉब्लम आती है वो आती है बिजनेस के मैनेजमेंट। हमने एक दुकान खोल ली और धीरे धीरे हमारी दुकान बहुत अच्छी चलने लग गई और मुझे लग रहा है कि मेरे बिजनेस को बढ़ा देना चाहिए। तो क्या मैं बिजनेस को बढ़ाने से मैं पूरे बिजनेस को अकेला कंट्रोल कर सकता हूं? पहले जहां पर कम एक्टिविटीज होती थी तो मैं अकेला देख लेता था बिजनेस को, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाता है ना, आपके मैनेजमेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है। तो सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस की दो मेन लिमिटेशंस थी। पहली तो अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो पैसे की व्यवस्था नहीं हो सकती थी। सेकंड, मैनेजमेंट की कमी आने लग गई, वो अकेला पूरे बिजनेस की एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। इन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए ही पार्टनरशिप का जन्म हुआ। ठीक है, तो पार्टनरशिप कैसे एग्जिस्ट करती है, कैसे जन्म हुआ पार्टनरशिप का? सोल प्रोप्राइटर की कुछ लिमिटेशंस के कारण पार्टनरशिप का जन्म हुआ था। और लिमिटेशन क्या क्या थी, कमियां क्या क्या थी? पहली कमी मनी की। मनी को मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं कैपिटल से, पूंजी की कमी। और दूसरा मैनेजमेंट की कमी। इन दोनों को दूर किसने कर दिया? पार्टनरशिप। पहले जहां पर सपोज कीजिए एक पर्सन है, ये मैक्सिमम 10 लाख रुपए अरेंज कर सकता है अपने लेवल पर। तो अगर ये किसी और को शामिल कर ले अपने साथ में, ए के साथ अगर बी भी आ गया तो बी भी 10 लाख और अरेंज कर सकता है। 20 लाख हो गए, बिजनेस को बढ़ाओ। और जैसे जैसे इनको जरूरत पड़ेगी किसी तीसरे आदमी को और शामिल कर लो। तो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं। मैनेजमेंट भी जो पहले अकेला ये करता था, अब मैनेजमेंट बढ़ गया सब में। कुछ मैनेज ये करेगा, कुछ मैनेजर करेगा। समझ लो? तो इन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हमने किसको जन्म दिया? पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है 1 नंबर का, कि पार्टनरशिप क्यों एग्जिस्ट करती है? व्हाई पार्टनरशिप एग्जिस्ट? पार्टनरशिप साझेदारी का जन्म क्यों हुआ? सोल प्रोप्राइटरी के लिमिटेशंस के कारण। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन। तो ये है हमारे पास पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप क्या होती है पढ़ चुके हैं, वापस बता देता हूं। दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस एक्टिविटी चलाएंगे, उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को एक प्री डिटरमाइंड रेशियो में क्या कर लेते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इससे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। ठीक है, अब बात करते हैं पार्टनरशिप के अंदर लाइबिलिटी की। सुना है वर्ड आपने, लाइबिलिटी? किसी भी बिजनेस की लाइबिलिटी कितने प्रकार की हो सकती है, कितने टाइप्स की हो सकती है, समझा सकते हो? वेरी गुड। कौन कौन से? ट्राई करो, बोलो, क्योंकि आप जितना बोलोगे तभी तो आपकी चीज मन में आएगी। 2 टाइप्स की सही बोला इन्होंने, लेकिन होती कौन कौन सी है? बिजनेस में लाइबिलिटीज जो है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी। और सेकंड हमारे पास लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब दोनों का मीनिंग क्या है? किसी भी बिजनेस में अगर आपकी लाइबिलिटी यानी बिजनेस के ओनर की लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो लिमिटेड का मतलब ये होगा जितना पैसा उसने बिजनेस में लगा रखा है उतने तक ही ये लॉस बियर करेगा, इससे ज्यादा लॉस बियर नहीं करेगा, लॉस वैन नहीं करेगा। सपोज कीजिए ए है, ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में कितने रुपए लगाए? 10 लाख रुपीज। अब 10 लाख लगा अगर उसने क्या किया? 5 लाख का फर्नीचर ले लिया, 1 लाख की मशीन ले ली, इस तरीके से उसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और लास्ट में इसके पास 2 लाख तो कैश पड़ी है और 8 लाख रुपए की इसके पास एसेट्स पड़ी है। इसने 3-4 महीने बिजनेस चलाया और बिजनेस में हेवी लॉस हो गए। हो सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकते हैं, तो लॉस के चांसेस भी हैं। इसने बिजनेस में ये पैसे लगा रखे हैं, लॉस हो गए। सपोज कीजिए 16 लाख रुपीज, 16 लाख रुपए के क्या हो गए? लॉस हो गए। अगर ये पर्सन की लाइबिलिटी लिमिटेड होती, क्या होती है? लिमिटेड, तो ये साफ बोल देगा जो भी इससे पैसा मांगते हैं यानी जो भी इसके दायित्व हैं, लॉस हुआ है तो अगले को बोलेगा 16 लाख तो मेरे पास नहीं है, ये पड़ा मेरा बिजनेस, ये पड़ी मेरी एसेट और ये पड़े मेरे पास कैश। जितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है मेरा, आप उससे ज्यादा मुझसे नहीं ले सकते। आया समझ में? यानी लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? जितना पैसा आपने एक बार कैपिटल इन्वेस्ट कर दी बिजनेस के अंदर, उससे ज्यादा आपकी लाइबिलिटी कभी भी नहीं होती है।
तो अब ये जो 16 लाख वाले हैं ये आएंगे, इनके एसेट्स ले जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दुकान पे जो सामान पड़ा ले जा सकते हैं, लेकिन इसके घर से कोई एसेट्स नहीं उठा सकते। आ रहा समझ में? क्योंकि इसकी लायबिलिटी क्या हो गई? लिमिटेड। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी लायबिलिटी अगर अनलिमिटेड है, क्या है? अनलिमिटेड, मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। हिंदी में अगर इसे कहें तो सीमित दायित्व, नाम से पता चल रहा है, और यहां अगर कहें तो असीमित दायित्व। ठीक है, तो अगर दायित्व सीमित है तो सीमित दायित्व का मतलब है लॉस चाहे कितने भी हो जाए, ये अपने घर से कुछ नहीं लाएगा, जितना बिजनेस में पैसा लगा हुआ उतना ही ये क्या कर सकता है? दे सकता है लोगों को, इससे ज्यादा नहीं देगा। लेकिन अगर इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाए तो इसका मतलब समझना, ए ने शॉप खोली, 2 लाख रुपए इसके पास कैश पड़ी है, 8 लाख रुपए की इसके पास एसेट्स पड़ी है, बाहर से लोग पैसे मांगने आ गए, और अगर इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो इसको पूरे के पूरे 16 लाख रुपए बाहर के लोगों को पे करने पड़ेंगे, चाहे इसे अपने पर्सनल कार भी बेचनी क्यों ना पड़ जाए, चाहे इसे अपना पर्सनल घर भी बेचना क्यों नहीं पड़ जाए। ऐसा में ऐसी लायबिलिटी को अपन क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो पहले तो दोनों में डिफरेंस समझ गए, व्हाट इज लिमिटेड एंड व्हाट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, क्योंकि इसका रोल आने वाला अब यहां पर। पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है, हर एक बिजनेस के ओनर की अलग अलग लायबिलिटी होती है, मालूम है आपको? अगर मैं सोल प्रोप्राइटर की बात करूं तो उसकी लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है। मैं पार्टनरशिप में अगर पार्टनर्स की बात करूं तो उनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। यानी अगर बिजनेस में हैवी लॉस हो जाए तो पार्टनर को अपने घर से भी सारी एसेट्स ला के देनी पड़ जाएगी, लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं कंपनीज में बात करूं तो कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जितने के उन्होंने शेयर ले रखे हैं। ठीक है, पढ़ा था हमने लास्ट टाइम, शेयर इश्यू और शेयर पढ़ चुके अपन। तो किसी भी कंपनी के जो लायबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है कि आपकी कंपनी का टाइप कैसा है। ठीक है, पार्टनरशिप की फिलहाल अपन बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप में लायबिलिटी जो होती है वो हमेशा याद रखना अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये मैं थोड़ा सा आपको बेसिक क्लियर करा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। वैसे आपको ये पढ़ना चाहिए था 11th क्लास में, और मुझे पूरा यकीन है आप लोगों पे, फुल पढ़ के आए हो, ज्ञान तो भरा पड़ा है हमारे अंदर। तो लायबिलिटीज कैसी हो गई पार्टनर्स की? अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे, ये भी 1-1 नंबर का आपके थ्योरी में क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्रैक्टिकल पार्ट अपन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा थ्योरी समझा रहा हूं। तो पार्टनर्स की लायबिलिटीज हमेशा क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। दायित्व क्या होगा साझेदारों का? हमेशा असीमित होगा, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब भी पार्टनर्स पार्टनरशिप में एंटर होते हैं, साझेदार जब भी साझेदारी बिजनेस में एंटर होते हैं तो उस बिजनेस का नाम क्या रखते हैं? जैसे सोल प्रोप्राइटर हमने बोला, एकल व्यवसाय, वो एक बिजनेस का नाम है। नाम क्या रख दिया हमने उसका? सोल प्रोप्राइटर। जो उससे भी बड़ा बिजनेस होता है उसका हम नाम रखते हैं कंपनी, जो शेयर होल्डर्स के थ्रू चलाई जाती है, या जिसमें पैसा कौन इन्वेस्ट करते हैं? शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं। तो पार्टनरशिप जो बिजनेस चल रहा है इसका नाम क्या है? क्या पार्टनरशिप ही होता है क्या, या कुछ और भी नाम हो सकता है? पार्टनर्स जिस बिजनेस को चलाते हैं उस बिजनेस का नाम होता है, क्या होना चाहिए? कुछ याद नहीं है? फॉर्म। ठीक है, ये भी 1-1 नंबर के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं कि जब भी पार्टनर्स जिस बिजनेस को चला रहे हैं उस बिजनेस का नाम क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फर्म। तो अगर मैं कहूं कि हमारी एक फर्म है, इसका मतलब क्या? हमारी एक पार्टनरशिप है। क्लियर? चलिए, थर्ड पॉइंट आता है, जब भी पार्टनर्स बिजनेस में एंटर होंगे तो उस टाइम उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसे? कि सपोज कीजिए 3 पर्सन है, XYZ, इन्होंने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, उसी वक्त इनको सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक एग्रीमेंट में लिखनी पड़ती है। एग्रीमेंट मतलब एक समझौता होता है इनके बीच। ठीक है, उस एग्रीमेंट के अंदर इन्हें सारी चीज लिखनी पड़ेगी। क्या क्या लिखना पड़ेगा? कि हर एक पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएगा, पैसा कितना लगाएगा, इनके बिजनेस की एक्टिविटीज क्या होंगी, किस तरीके का ये बिजनेस चलाएंगे, उसका नेचर क्या होगा। नेचर मतलब समझते हो कि माल खरीद कर बेचेंगे या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यानी क्या करना है बिजनेस के अंदर, वो सारी चीजें ये बताएंगे। और क्या क्या हो सकता है? पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, लाभ हानि अनुपात, अभी जैसे हमने पढ़ा। ठीक है, अगर हैवी लॉस हो जाए तो लॉस वाली कंडीशन में कौन पार्टनर कितना हिस्सा वहन करेगा, ये भी सारी चीजें। तो जितनी भी चीजें होनी चाहिए एग्रीमेंट के अंदर, वो सारी चीजें पहले से डिसाइड करते हैं, उसके बाद ही बिजनेस में एंटर होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या पार्टनरशिप बिना एग्रीमेंट के बन सकती है? क्या नहीं बन सकती। पार्टनरशिप में आपके पास हमेशा एग्रीमेंट होना कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी।
बिना एग्रीमेंट के कोई भी पार्टनरशिप एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहां तक क्लियर है? अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने? पार्टनरशिप की डेफिनेशन, क्या होती है पार्टनरशिप। उसके बाद हमने पढ़ा पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है। उसके बाद में बिजनेस का नाम क्या होता है, फॉर्म। नेक्स्ट, एग्रीमेंट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जितनी भी हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना, या जो भी हमने अकाउंटिंग पढ़ी आज तक, उन सब बिजनेस के ऊपर, जिस बिजनेस की हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं, जैसे सपोज कीजिए लास्ट में हमने कंपनी पढ़ा, तो कंपनी के ऊपर एक एक्ट एप्लीकेबल होता है। कौन सा? ओल्ड एक्ट था 1956 1956, और न्यू एक्ट है 2013 2013, ठीक है। जिस भी बिजनेस की हम बात करेंगे ना, उन सारे के सारे बिजनेस को गवर्न करने के लिए यानी चलाने के लिए एक एक्ट होता है। उस एक्ट की सारी बातें इन बिजनेस को माननी पड़ती है। उस एक्ट के अंदर रहकर इनको सारा काम करना पड़ता है। अगर ये उस एक्ट के बाहर जाके काम करें तो इनके बिजनेस को बंद भी किया जा सकता है, ठीक है। तो पार्टनर्स के ऊपर भी एक एक्ट लगता है, पार्टनरशिप जो बिजनेस है इसके ऊपर भी एक एक्ट लगता है, और उस एक्ट का नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है। उस एक्ट का नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932 1932, नाम याद रखना, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम में बनते हैं। जैसे अब इसमें हम क्या क्या अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, वो अकाउंट मेंटेन करने की बात भी कौन बताएगा, एक्ट बताएगा आपने। तो हम जो भी चीजें अब इसमें पढ़ने वाले हैं ना, जैसे अभी मैंने बोला एग्रीमेंट होना चाहिए, कौन बोलता है एग्रीमेंट होना चाहिए, एक्ट बोलता है। मैंने कहा पार्टनर्स की लाइबिलिटीज क्या है, अनलिमिटेड होनी चाहिए, कौन बोलता है, एक्ट बोलता है। तो हम मन से कुछ नहीं करते हैं, सारी चीजें लिखी हुई है। कहां लिखी है? एक्ट के अंदर। एक्ट में एक चीज और लिखी हुई है, एक्ट कहता है कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट तो होना चाहिए, कंपलसरी है, लेकिन एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। मतलब आपने आपस में सिर्फ ओरली बोल दिया कि हमारा प्रॉफिट ये होगा, मैं इतना पैसा लगाऊंगा, एग्रीमेंट है, ठीक है। लेकिन आपको नहीं लगता इन फ्यूचर कभी अगर डिस्प्यूट हो तो क्या कोर्ट में आप जाके बोल सकते हो साहब मैंने इसको बोला था मेरा प्रॉफिट 2:1 होना चाहिए? क्या कोर्ट मानेगा? नहीं मानेगा। कोर्ट को क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए। तो इन फ्यूचर हमारे बीच में डिस्प्यूट ना हो, पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट ना हो, इसलिए उनके बीच में जो एग्रीमेंट है वो कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला होगा ही होगा, होना कैसा चाहिए, कंपल्सरी नहीं है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, बट फ्यूचर में डिस्प्यूट से बचने के लिए आप क्या करते हो, एग्रीमेंट को रिटर्न फॉर्म में रखते हो। किस फॉर्म में? रिटर्न फॉर्म। कोई भी डाउट है पूछ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या बोला, अगर आपके पास में एक एग्रीमेंट बना हुआ जो किस फॉर्म में हो, रिटर्न फॉर्म में अगर आपके पास एग्रीमेंट है, तो इस एग्रीमेंट को इस एक्ट में नाम दिया गया है पार्टनरशिप डीड। क्या नाम दे दिया इन्होंने? पार्टनरशिप डीड। हिंदी में इसे कहते हैं साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख, इस पे भी कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पार्टनरशिप डीड वास्तव में है क्या? कुछ नहीं है, वो एग्रीमेंट जो आपने करा था बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो अगर आपने रिटर्न फॉर्म में लिख के रखा है तो एग्रीमेंट क्या बन गया? पार्टनरशिप डीड। अगर ओरली फॉर्म में तो वो अभी भी एग्रीमेंट ही होगा, पार्टनरशिप डीड नहीं बनेगा। यहां तो कोई डाउट है? पक्का? इसको एक बार उतार लो फटाफट थ्योरी में, फिर अपन अकाउंटेंसी की बात करेंगे इसमें कि कितने तरीके के अकाउंट्स मेंटेन रखने होंगे। ये तो इसके थोड़े थियोरेटिकल पार्ट की बात थी। अब अपन इसमें पढ़ने वाले, हम इसमें प्रैक्टिकल पार्ट क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है। टोटली चैप्टर को प्रैक्टिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट में? हमारी डेली की क्लास में 10 से 15 मिनट में आपको थ्योरी कवर करवा दूंगा, ताकि इसमें क्या थ्योरी भी साथ साथ में होती रहे और प्रैक्टिकल भी होते रहे। कंप्लीटली अगर अकाउंटेंसी के पार्ट की बात की जाए या प्रैक्टिकल पोर्शन की बात की जाए, तो 3 पार्ट में पूरे चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है। याद करेंगे अभी के भी आप। फर्स्ट है जहां पर हम सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट जिसे हिंदी में कहते हैं लाभ हानि नियोजन खाता, ठीक है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है, एग्जाम में आएगा और बहुत इजी है। तो फर्स्ट इसके साथ में अपन कवर करेंगे हाउ टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाते किस प्रकार बनाए जाएंगे, ये हमारे फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। ये वो पार्ट है आपके जो नेक्स्ट चैप्टर्स में, हर एक चैप्टर में, यानी 4 चैप्टर जो आप पढ़ने वाले हो ना, उन अगले चारों चैप्टर में एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, ये चीज वापस आएगी।
इसलिए अच्छे से कवर करना। फिर कह रहा हूं अगले 5 दिन आपने छुट्टी ली तो अगले 20 दिन तक से मेरी शक्ल देखोगे हमें। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास में पार्ट ए, जिसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड सेकंड पार्ट इज कैपिटल अकाउंट। सेकंड है हमारे पास बी पोर्शन, उसमें हम सीखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ गारंटी, आश्वासन का समायोजन। क्या होता है गारंटी, सुना है कभी शब्द? गारंटी का मतलब है, सपोज कीजिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उन्हें लग रहा है एक सी है कोई तीसरा आदमी बहुत अच्छा बिजनेस चला सकता है, तो ये उसके पास जाते हैं, उसे कहते हैं आप हमारे बिजनेस के पार्टनर बन जाइए। वो कहेगा क्यों भाई, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं आपके पास पार्टनर बनूं? वो बोलेगा कि आप उस बिजनेस को छोड़ दो जिस बिजनेस में काम कर रहे हो, ठीक है। हम उसे कहेंगे कि आप उस बिजनेस से कितना अर्न कर रहे हो, वो कहेगा मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूं, तो हम उसे गारंटी देंगे, हम कहेंगे आप हमारे बिजनेस में आ जाओ, 5.5 लाख देंगे। अरे सुन में, तो हम किसी पार्टनर को गारंटी दे सकते हैं, फर्म किसी पार्टनर को गारंटी दे सकती है। तो जो भी एडजस्टमेंट है सारे पॉइंट अपन यहां पर कवर करने वाले हैं। और थर्ड, इस चैप्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, पास्ट एडजस्टमेंट, हिंदी में कहें भूतकालीन समायोजन, मेरे फेवरेट पॉइंट में से एक है, बट हट गया। 30% जो आपका सिलेबस है उसमें से इस टॉपिक को इन्होंने हटा दिया, बट फिर भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हमारा थोड़ा नॉलेज इंक्रीज हो। क्योंकि जब आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में जाओगे ना, नहीं रहने नहीं, जब आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आपको मैं एक चीज बताता हूं, आपके पास 20 मार्क्स की वहां पार्टनरशिप आएगी 20 नंबर की फर्स्ट ईयर में, 20 मार्क्स की वहां पर कंपनी अकाउंट आएंगे। अगर आपने यहीं से ये चीज कवर कर ली तो आपको वहां पढ़ने की भी नीड नहीं होगी, ठीक है। तो अगर बीकॉम फर्स्ट ईयर में 40 नंबर आप यहीं से कवर कर रहे हो, 40 मार्क्स, ठीक है, और 20 मार्क्स का 11th का कॉन्सेप्ट है, तो वास्तव में बीकॉम तो है क्या, 60 नंबर तो 11th और 12th ही कवर कर रही है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट इस चीज के अपन वीडियोज अपलोड नहीं करेंगे। 30% कोर्स जो आपके डिक्रीज हुआ उसमें 1.8 था। तो अब अपने को वास्तव में पढ़ना क्या है, ये दो चीजें अपने को पढ़नी है, हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ गारंटी, ठीक है। ये डायग्राम उतार लो फटाफट। अब देखो, अब अपन आज स्टार्ट करें सबसे फर्स्ट पॉइंट, ए पार्ट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, ठीक है। 11th क्लास के अंदर फाइनल अकाउंट तो उम्मीद करता हूं आपने थोड़े बहुत तो पढ़े ही होंगे, पढ़े भाई, अंतिम खाते, वेरी गुड सर। कुछ नहीं पढ़ा है सर, झूठ नहीं बोले, कुछ नहीं पढ़ा है। चलो पढ़ाने में मैं आपको उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे पूरा यकीन है आप पे। फाइनल अकाउंट की अगर बात करें तो इसके अंदर मेनली 3 अकाउंट्स बनाए जाते हैं। कितने अकाउंट्स? 3 अकाउंट। इनका रिलेशन P&L एप्रोप्रिएशन से है, इसलिए समझना जरूरी है। मान लिए फाइनल अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले हम जो अकाउंट बनाते हैं वो है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड अकाउंट हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड अपन स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट। ये 3 चीजें हम फाइनल अकाउंट में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से बनता है एक बार समझा देता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट, इसका कोई रोल नहीं है वैसे इस चैप्टर में, बट इसके बारे में पता होना जरूरी है हमारे पास। ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं तो यहां पर हम लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, साल के स्टार्टिंग में हमारे पास स्टॉक कितना अवेलेबल था। फिर हम यहां पर लिखते हैं टू नेट परचेज, हमने नेट परचेज कितनी करी। फिर अगर बिजनेस में कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंस हम यहां लिखते हैं, ठीक है। बाई साइड में आता है हमारे पास बाय क्लोजिंग स्टॉक, वर्ष के अंत में जो माल बचा हुआ है, और बाय नेट सेल्स, माल बेच दिया। इतनी चीज लिखने के बाद यहां पर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है। क्या निकल जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। फिर हम सेकंड अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ये नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ठीक है। और किस साइड में जाता है? बाई साइड में। हम लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। डायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। इसके अलावा बिजनेस के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो यहां आते हैं, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर इनडायरेक्ट इनकम है तो बाय इनडायरेक्ट इनकम यहां पर आ जाती है। इस इनकम में से एक्सपेंस लेस कर दें तो क्या आता है यहां से? हमारा नेट प्रॉफिट,
यहां से निकलता है नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट होता है ये जाता है थर्ड लेवल पर, कहा, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में ये हमारे पास लायबिलिटी साइड में होती है कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट्स। लायबिलिटी साइड में क्या होती है? कैपिटल। इस कैपिटल में जाकर ये प्रॉफिट हो जाता है ऐड, बस। तो इस तीनों अकाउंट में जो हमें समझने वाली चीज है ना, वो सिर्फ ये है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड इट विल इंक्लूडिंग कैपिटल। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आया उसको हमने P&L में ट्रांसफर किया, P&L से हमने प्रॉफिट को सीधा बैलेंस शीट के कैपिटल में जाके जोड़ दिया, क्योंकि कैपिटल का मतलब क्या होता है? बिजनेस के ओनर को रिप्रेजेंट करती है ये। बिजनेस का मालिक जो भी बिजनेस में पैसा लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। उसने अगर 5 लाख लगाए थे और इस बार उसने जो भी प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट हम ओनर को ही देते हैं वापस। हमने कहा था 5 लाख आपने लगाए, ये लो 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, अब आपकी कैपिटल हो गई 6 लाख। अब आप हमसे कितने रुपए मांगोगे? 6 लाख रुपए। ठीक है, ये जो तीनों अकाउंट है ना, ये आपको 11th क्लास में सिखाए गए थे। और इन अकाउंट्स को जब आपको सिखाया गया था तो ध्यान रखना, ये हमने सीखे थे सोल प्रोप्राइटर में, एकल व्यवसाय जो होता है उसके हमने अकाउंट्स बनाए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल पे आप 12th में सीख रहे हो पार्टनरशिप। तो यहां पर तो देखो, अगर सोल प्रोप्राइटर की बात की जाए तो बिजनेस का एक ही मालिक होता था, एक ही ओनर होता था, इसलिए हम इस नेट प्रॉफिट को उठाकर सीधा उसकी कैपिटल में ऐड कर देते थे। लेकिन अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो पार्टनरशिप में तो 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे, समझ रहे हो? और उन लोगों ने बिजनेस में काम किया होगा, और काम किया होगा तो बिजनेस से सैलरी भी लेंगे, वो बिजनेस से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जो उन्होंने पैसा लगा रखा है। अरे समझ में? यानी बिजनेस से बोनस भी ले सकते हैं, सैलरी भी ले सकते हैं, जो भी चीज जो जितना एक्स्ट्रा काम करेगा उससे ज्यादा चीजें बिजनेस से लेगा। तो अब क्या होता है, आपको ना तो इस चैप्टर में ट्रेडिंग पढ़ना है, ना P&L पढ़ना है, ना बैलेंस शीट पढ़नी है। ठीक है, बैलेंस शीट अपन बाद में कवर करेंगे। आपको सीधा क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट देगा डायरेक्टली। वो कहेगा इस बार इन पार्टनर्स का ये नेट प्रॉफिट हुआ है, सपोज कीजिए 1 लाख, और क्वेश्चन आपको बताएगा जितने भी पार्टनर है उन पार्टनर्स को क्या क्या चीजें मिलेगी फर्म से। सैलरी मिल सकती है, बोनस मिल सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी जो पैसा उन्होंने लगाया उसके ऊपर उनको ब्याज मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है। समझ पा रहे हो? वो सारी चीजें देने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो नेट प्रॉफिट होगा उसको यहां से बाहर निकालेंगे। यानी इस बार नेट प्रॉफिट डायरेक्टली कैपिटल में नहीं जाएगा। पहले सोल प्रोप्राइटर के हम बिजनेस के बनाते थे, इससे सीधा प्रॉफिट को उठा के बैलेंस शीट के कैपिटल में जाके ऐड कर देते थे। लेकिन अब यहां पर बहुत सारे पार्टनर्स आ गए, इसलिए आप इस प्रॉफिट को यहां से पहले निकालते हो और पार्टनर्स में इन चीजों का डिस्ट्रीब्यूट करते हो। जो भी उन्होंने देना है वो चीज हम दे देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद सपोज कीजिए प्रॉफिट बच गया 40,000, ये प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के कैपिटल में डाल देते। आया समझ में? तो ये जो यहां से प्रॉफिट उठा के अपने को यहां तक डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो प्रोसेस है ना, ये सारा प्रोसेस हमें बनाना है कहां पर? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, जो अभी हम सीखेंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? हमारे पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल होगा और इस नेट प्रॉफिट से हम पार्टनर्स को कुछ चीजें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीजें लिमिटेड। देखिए क्या क्या चीजें आएंगी, 6 से 7 पॉइंट है जो अपने को याद रखने। तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, याद रखना। ठीक है, यहां तक पॉइंट समझ में आया? अब इसका फॉर्मेट कैसा होता है? अगेन कह रहा हूं, ना ट्रेडिंग देखना आपने को इस चैप्टर में, ना P&L, ना बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट का पार्ट सबसे लास्ट में आएगा, कवर करेंगे अपन उसको भी। अब हम सीख रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे। तो बताओ क्यों बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब भी आप अकाउंटिंग करोगे, ध्यान से सुनना जो चीज बोल रहा हूं, जब भी आप अकाउंटिंग करोगे आप अपने आप को हमेशा फर्म मान के चलोगे। मैं पार्टनर नहीं हूं, मैं कौन हूं? मैं वो बिजनेस हूं, वो फर्म हूं जो पार्टनर चला रहे। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बना रहा है? फर्म बना रही। अकाउंटिंग कभी भी पार्टनर नहीं करते, अकाउंटिंग कौन करता है? बिजनेस करता है हमेशा। ठीक है, तो मैंने कहा मेरे पास नेट प्रॉफिट पड़ा है कुछ, उस नेट प्रॉफिट को वापस आना इधर, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट से जब ग्रॉस प्रॉफिट उठाया था, तो ग्रॉस प्रॉफिट कहां चला गया था? P&L में, बाई साइड में चला गया था। फिर यहां से आया था नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट को अपन ने कैपिटल में डाला। लेकिन इस बार अब क्या करना है? कैपिटल में नहीं डालना, यहां से उठा के अपने को डालना है P&L एप्रोप्रिएशन में। तो बताओ किस साइड आना चाहिए, 2 में कि बाई में? 2 में तो ये है मैडम,
भाई 2 में ग्रॉस प्रॉफिट था तो नेक्स्ट अकाउंट में जाते ही साइड चेंज हो गई, बाई में चला गया। अब P&L अकाउंट के 2 में है तो वापस अगले अकाउंट में डालूंगा तो क्या होगा, साइड चेंज हो जाएगी। तो यहां आएगा सबसे पहले हमारे पास बाय नेट प्रॉफिट, यानी ये आपको सारे एक्सपेंस इनकम सब लेस करने के बाद में नेट बताता है ये प्रॉफिट आपने कमाया। अब इस प्रॉफिट में से पार्टनर को जो भी चीजें दी जानी है वो दे दो। अब पार्टनर्स को क्या क्या चीजें दी जाएंगी, याद रखना लिमिटेड चीजें। सबसे पहले हम पार्टनर को देंगे सैलरी। हम कौन है, फर्म या पार्टनर? कौन है हम? हिमांशु, फर्म। हम पार्टनर कभी भी नहीं है। हम कौन है? फर्म है। फर्म अगर पार्टनर को सैलरी दे रही है तो हमारा खर्चा है कि नहीं है? कई बार आप अपने आप को बिजनेस का मालिक मान लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिर कह रहा आप मालिक हो ही नहीं, मालिक अलग बैठे हैं, आप वो बिजनेस हो। आप बिजनेस हो, आपको सैलरी पे करनी है ओनर्स को, मालिकों को, तो आपके लिए तो खर्चा ही है ना। तो ये चीज मेनली खर्चा है, एक्सपेंस है। और बिजनेस के एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। ठीक है, इसलिए मैंने कहा मैं जब इनको सैलरी दूंगा तो मैं क्या एंट्री करूंगा, मैं इसके डेबिट में लिखूंगा और लिखूंगा टू पार्टनर्स सैलरी। तो सबसे पहली चीज जो पार्टनर्स को दी जा सकती है प्रॉफिट में से वो क्या होता है? सैलरी। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, ए बी सी 3 पार्टनर है। ए एक्टिवली रहकर काम करता है, बी और सी आराम से घर बैठे खाली उन्होंने बिजनेस में पैसा लगा दिया। तो आपको नहीं लगता कि ए कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो वो एक्स्ट्रा कुछ लेगा भी? तो अरे समझे, तो सैलरी की डिमांड करता है, सैलरी दी जाएगी उसको। तो जो भी प्रॉफिट है सारे बाहर के एक्सपेंस वगैरह सब लेस करने के बाद में जो प्रॉफिट बचता है जिसमें सिर्फ पार्टनर को क्या दिया जाना वो चीज रह गई है। ठीक है, अब हम इसमें से सबसे पहले क्या करते हैं, पार्टनर को सैलरी देते हैं। पार्टनर सपोज कीजिए हम मान लेते 2 है, ए और बी। ए को दी जाएगी, बी को दी जाएगी, टोटल लिख के बाहर लिख देंगे। तो पहली चीज क्या दी जा सकती है पार्टनर्स को? सैलरी। दूसरी चीज, अगर पार्टनर एक्स्ट्रा काम करे तो उसे दिया जा सकता है रेम्यूनरेशन। लिखेंगे क्या अपन इसको? टू पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। क्या होता है रेम्यूनरेशन? हिंदी में इसे हम कहें तो पारिश्रमिक। अगेन कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा है, टाइमिंग बिजनेस का है सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक। कोई पार्टनर 9 बजे तक 10 बजे तक काम कर रहा है, एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो उसे क्या मिलना चाहिए? कुछ एक्स्ट्रा पे भी करना चाहिए। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा उसको मिलता है उसे हम बोलते हैं रेम्यूनरेशन। सैलरी फिक्स होती है हर महीने की, रेम्यूनरेशन डिपेंड करता है काम के ऊपर। ठीक है, ज्यादा काम करोगे ज्यादा रेम्यूनरेशन मिलेगा। तो पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिल सकता है बिजनेस से, ए और बी को। रेम्यूनरेशन के साथ में अगर मैं लिख दूं कमीशन तो भी ठीक है, कमीशन भी मिल सकता है उनको। क्या हो मैडम, बैठे बैठे मुस्कुरा रहे क्या? पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्टनर को मिल सकता है बोनस। टू पार्टनर्स बोनस। बोनस क्या होता है? होता है ना होली दिवाली फेस्टिवल पे त्योहार वगैरह है, खर्ची वर्ची वो सब, तो वो भी दिया जा सकता है ए और बी को। इसके अलावा और क्या क्या दिया जा सकता है? एक इन्होंने बिजनेस को, यानी हमें, हम कौन है? बिजनेस। हम कभी भी ओनर नहीं है, हम कभी भी पार्टनर नहीं होंगे। मालिकों ने, ओनर्स ने अपने को क्या दिया? पैसा दिया था, जिसको हमने क्या नाम दिया? कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। इस कैपिटल पर वो हमसे ब्याज भी तो ले सकते हैं, इंटरेस्ट ले सकते हैं। यस। अब मैं बिजनेस हूं, मुझे उनको इंटरेस्ट देना है, ये मेरे लिए क्या हो गया? खर्चा हो गया। ठीक है, अगेन कहा जाएगा टू साइड, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर उन्हें क्या मिल सकता है? ब्याज भी मिल सकता है। ये कुछ चीजें जो हम देते हैं पार्टनर्स को। ठीक है, तो बताओ क्या क्या चीजें आ गई? नाम याद कर लो, कह रहा हूं लिमिटेड चीज ये है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक चीज और है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग सुना है आपने कभी? क्या होता है ड्रॉइंग? जब बिजनेस का ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे तो हम बोलते हैं कैपिटल। लेकिन बिजनेस के ओनर को पर्सनल यूज के लिए पैसे की जरूरत भी तो पड़ सकती है कभी, तो वो आता है किसके पास? अगेन हमारे पास। हम कौन है? बिजनेस, फर्म है हम। वो हमारे पास आएगा, कहेगा साहब 50,000 रुपये दे दो। मैं कहा क्यों? होगा कोई पर्सनल काम, वाइफ के कड़े बनवाने हैं, कुछ भी करना हो। वो आया मेरे पास, मेरे से पैसे लेके चला गया। मैंने कहा क्या करेगा? बोला पर्सनल काम है। ना ठीक है, मैंने उससे पैसे दे दिए। तो जब बिजनेस का ओनर हमें पैसा देता है तो इसे तो हम कैपिटल बोलते हैं, लेकिन जब वो अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे लेके जाता है इसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग, जिसे हिंदी में कहा जा सकता है आहरण। ठीक है,
तो अब आप खुद सोचो, उसने मुझे जब पैसा दिया था तो मुझसे इंटरेस्ट ले रहा है ना, ये क्या है, इंटरेस्ट ले रहा है। तो अब मैं उससे बोलूंगा, देख याद कर उस दिन तू मेरे से पैसे लेके गया था अपने पर्सनल यूज के लिए, उस पे भी तो मैं तेरे से ब्याज लूंगा। सही बात है भाई, आप हमें पैसा दे रहे हो तो आप हमसे इंटरेस्ट ले रहे हो, तो आप जब हमसे पैसा लेके जाओगे तो हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे क्या? हम भी चार्ज करेंगे। इस केस में मैं उससे इंटरेस्ट लूंगा। समझ गए? अब बताओ ये इंटरेस्ट जो है वो किस पे चार्ज किया जा रहा है? ड्राइंग के ऊपर, इसलिए इसका नाम रख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये आपके लिए क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस की इनकम, इनकम। जब मैं दूंगा उसे इंटरेस्ट तो मेरे लिए एक्सपेंस है, लेकिन जब मैं उससे लूंगा तो इनकम है, और इनकम है तो मैं P&L को क्रेडिट करूंगा। समझ गए? तो मैं बाई साइड में लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। सिर्फ एक चीज ऐसी होती है जो पार्टनर से ले सकते हैं और वो यही है, कुछ नहीं। ठीक है? तो ये हमारे इनकम का P&L में सिर्फ एक इनकम आ सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसके अलावा सारे हमारे खर्चे होंगे। ठीक है? तो बताओ P&L एप्रोप्रिएशन हम बनाते क्यों हैं? ताकि पार्टनर्स को जो भी चीज दी जानी है या उनसे हम कोई चीज ले भी रहे हैं तो उसको चार्ज करने के लिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है? ये सब होने के बाद मैंने कहा सपोज करो मेरे पास प्रॉफिट बच गया, प्रॉफिट बच सकता है। उस प्रॉफिट का क्या करेंगे? उस प्रॉफिट को मैं पार्टनर्स के कैपिटल में डाल दूंगा, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। पढ़ा भी हमने, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से डिसाइडेड होता है। जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसमें हम बाकी बचे हुए प्रॉफिट को बांट देते हैं। तो क्या लिख देंगे अपन? टू पार्टनर्स कैपिटल। मैंने कहा दो पार्टनर थे, ए और बी में हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो भी हमारे पास बच जाएगा प्रॉफिट। तो क्या यहां लिख सकता हूं मैं बैलेंसिंग फिगर? क्या होता है बैलेंसिंग फिगर? जो बच जाए उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इजी है, बहुत इजी अकाउंट है। इसका एक बार फॉर्मेट उतारो, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। मैं आपके लिए यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ एक। टाइम हो गया।